Hi guys, Assalamu alaikum. This is Usman Makbul Bhutta and welcome to Desi Rendezvous. हमारा ये वाला सेशन इस एक्सटेंशन है हमारे पिछले सेक्शन की, बट क्योंकि हमारे आपको पता है जो गेस्ट थे वो इस माशाल्लाह हाईली साइटेड रिसर्चर अवार्ड विनर हैं इन 2020, 2021 एंड 2022. तो देन वी रियलाइज़ कि हम सर से ये इसके बारे में भी पूछें कि हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल रिसर्चर. सो ये वाला सेशन डेडिकेटेडली ही इस चीज़ पे है, तो सर की गाइडेंस चाहिए होगी. तो वेलकम टू सर, वेलकम अगेन टू देसी रोंडेवू. स्टार्ट करते हैं कि जी साथी आप स्टार्ट करें. Hanji, to everyone who has joined us in this video, I would like to tell you that Dr. Mubashir is currently working in Ireland and उनकी बहुत सारी books हैं जो कि curriculum का part हैं. वो metaverse, blockchain, bitcoin इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा जानते हैं. वैसे वो computer department से मुंसलिक हैं और काफ़ी सारी चीज़ें उनकी ऐसी हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा जो है वो माशाल्लाह appreciable हैं. और इसके अलावा being a winner, he was approached by BBC और फिर उन्होंने उनसे जो है वो इसी सिलसिले में जो है वो बात की, क्योंकि इनके जो अवार्ड्स हैं वो हैं बेस्ट रिसर्चर. Basically he was highly cited researcher for 2020, 2021 and 2022. तो हम सर से पूछेंगे कि आखिर इसका क्या कोई फॉर्मूला है. How can we become that? Like of course जितने भी researchers हैं जो PhD करें या पोस्ट डॉक कर रहे हैं वो हमेशा चाहते हैं कि उनके बारे में भी या उनका पेपर भी जो है वो इसी तरह से जो है वो पॉपुलर हो जाए. तो क्या सर इसकी कोई फॉर्मूला है, कोई सीक्रेट फॉर्मूला है या कोई की अप्रोच है? How can we achieve that? इसके लिए जो बुनियादी चीज़ है वो सबसे पहली चीज़ ये है कि हम इखलास के साथ और सही नीयत के साथ रिसर्च पे टाइम दें. यानी हम अपने प्रोफेशन के साथ डेडिकेटेड हों. हम जिस भी साइंस के शोबे में काम कर रहे हों, चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिज़िक्स हो, बायोलॉजी हो, कंप्यूटर साइंस हो, कोई भी शोबा हो, उसके अंदर हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि पहले तो हम रिसर्च करना सीखें, हमें रिसर्च करना आती हो. और रिसर्च के लिए जो प्राइमरी डिग्री है उमूमी तौर पे जनरली वो कंसिडर की जाती है कि PhD. तो PhD के अंदर आपको 3-4 साल के अंदर, 5 साल के अंदर ये सिखाया जाता है कि कैसे आप लिटरेचर रिव्यू करेंगे, कैसे आप रिसर्च गैप आइडेंटिफाई करेंगे और फिर आप अपनी किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम का सलूशन प्रोवाइड करेंगे और फिर उसको कैसे साइंटिफिक कम्युनिटी में रिकॉग्नाइज करवाएंगे और अपने रिजल्ट्स को साइंटिफिक कम्युनिटी से एक्सेप्ट करवाने के बाद उसको पब्लिश करेंगे. ये तो एक लाइफ साइकिल होती है. फिर उसके बाद जो आप पब्लिश कर रहे हैं वो जो साइंटिफिक प्रॉब्लम्स आप एड्रेस कर रहे हैं वो उससे मसाइल कितने हल हो रहे हैं, यानी आपकी जो साइंटिफिक प्रॉब्लम है वो कितनी ज़्यादा रेलिवेंट है, टाइमलीनेस उसके अंदर है. इसको इस मिसाल से समझ लेते हैं कि मिसाल के तौर पे अभी कुछ अर्से पहले कोविड-19 गुजरा. आपको पता है कि पूरे मुल्क जो है ना वो बंद हो गए. तो उस चीज़ को डील करने के लिए जो रिसर्चर्स इस टॉपिक पे काम कर रहे थे, डेफिनेटली उनकी जो रिसर्च है वो बहुत ज़्यादा उसको पजीराई मिलेगी, क्योंकि उन्होंने लाखों करोड़ों इंसानों की ज़िंदगी बचाने के लिए काम किया है. और अगर उन्होंने अच्छी रिसर्च की होगी, अच्छे वेन्यूज़ पे छापा होगा अपना काम, तो वो हाईली साइटेड होगा, क्योंकि उससे फर्दर रिसर्च फ्लरिश होगी, आगे लोग उससे फर्दर रिसर्च कर सकेंगे. मिसाल के तौर पे जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका जो वैक्सीन है या फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन है, इसके जो बेसिक पेपर्स हैं वो नेचर जर्नल के अंदर और द लैंसेट जर्नल के अंदर छपे हैं. अब ये दो जर्नल बायोलॉजिकल साइंसेज और फिजिकल साइंसेज के अंदर ऐसे तस्लीम किए जाते हैं कि टॉप रैंक है. तो हमने जो भी जिस टॉपिक पर हम रिसर्च कर रहे हैं, हम उसमें सबसे पहले बहुत ही जो है ना अपनी रिसर्च कैपेसिटी को बढ़ाएं और जो अपनी रिजल्ट पब्लिश करें वो अच्छी जगह पब्लिश करें. यानी ऐसे ना हो कि हम पैसे दे के अपने रिसर्च आर्टिकल पब्लिश करवा रहे हों, भाई एक फ़ोन कर दिया या मेरा पेपर एक्सेप्ट कर लो. इस तरीके से आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, मगर हमने उससे बचना है और हमने दुनिया के वेल इस्टेब्लिश साइंटिफिक रिसर्च जर्नल्स के अंदर अपनी रिसर्च को पब्लिश करवाना है. अब इसका मतलब क्या होता है, जब हम वहाँ पे पब्लिश होता है कोई काम, तो वहाँ पे फजूल काम पब्लिश नहीं होता. वहाँ पे वो काम पब्लिश होता है जो कि रिप्रोड्यूसिबल हो, यानी जिसके अंदर साइंटिफिक जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको देखते हुए रिसर्च कंडक्ट की गई हो, जिसमें ऐसी प्रॉब्लम को एड्रेस किया गया हो जिसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे हो या आगे जाके जो है ना जिसका इम्पैक्ट हो. तो अल्टीमेटली जब आप अच्छी जगह पब्लिश करेंगे तो आपको पजीराई भी मिलेगी और आपका काम जो है ना लोग साइट भी करेंगे और उससे आगे रिसर्च फर्दर ग्रो भी होगी. तो इसकी बस सिर्फ यही है कि हम इखलास के साथ, मेहनत के साथ अपने टॉपिक पे एक्सपर्टीज़ हासिल करें
और अच्छे से अच्छी जगह पे उसको पब्लिश करने की कोशिश करें और ऐसी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करें जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट सोसाइटी पे या आगे जो इश्यूज हैं उन पे होता हो। ओके। अच्छा सर, तो ये बताइए कि लाइक आपने बताया कि लाइक टाइम दें आप इसको। रिसर्च एक ऐसी चीज़ है कि आप बंदा एग्जॉस्ट कर जाता है कि कुछ टाइम पे अगर प्रॉब्लम में फंसे हों तो आप कैसे अपने आप को वो करते हैं, लाइक बेसिकली टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं ड्यूरिंग द रिसर्च या जो भी है? देखें, एक तो ड्यूरिंग आपका पीएचडी फेज है, पीएचडी के अंदर जो टाइम मैनेजमेंट होगा वो एक अलग है, और एक जब आप फुल टाइम अगर रिसर्चर के तौर पे एकेडमिया को ज्वाइन कर लेते हैं या रिसर्च बॉडीज़ को ज्वाइन कर लेते हैं तो वहाँ पे एक टाइम मैनेजमेंट है। तो जो पीएचडी स्टूडेंट्स मेरी बात अगर सुन रहे हैं तो उनको तो मैं ये कहूँगा कि अपने आप को बिल्कुल ही सोशल मीडिया से दूर कर लें और अपनी जो साइंटिफिक प्रॉब्लम है उस पर फोकस करें, बिल्कुल फ्रेश माइंड हो। आप वीकेंड्स पे हाइकिंग करने चले जाएं, गार्डन्स में चले जाएं, अपने माइंड को फ्रेश करें, नेचर को देखें, और जब आपका फ्रेश माइंड हो फिर आप अपनी रिसर्च को के बारे में उसके सोचें, तो आपको नए थॉट्स आएंगे, नए आइडियाज़ आएंगे और आप फ्रेश रहेंगे। और जो रिसर्चर्स या साइंटिस्ट फील्ड के अंदर हैं वो बाकायदा रिसर्च करियर स्टार्ट कर चुके हैं, तो उनको ये गुजारिश होगी कि वो अपने कैरियर माइलस्टोन्स के पीछे डायरेक्ट ना पड़ें, बल्कि ये देखें कि मैंने अच्छी क्वालिटी की रिसर्च करनी है। जब मैंने अच्छी क्वालिटी की रिसर्च करनी होगी तो उसमें आउटपुट तो देर से आती है, मगर उसका एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होता है, ना सिर्फ ये कि हमारे कैरियर पे भी बल्कि हमारी यूनिवर्सिटी पे भी और हमारी सोसाइटी पे भी, मुल्क पे भी। मिसाल के तौर पे अगर हम मिसाल के तौर पे एक अच्छा जर्नल है रोबोटिक्स का, IEEE ट्रांजैक्शन ऑन रोबोटिक्स, या इमेज प्रोसेसिंग का IEEE ट्रांजैक्शन ऑन इमेज प्रोसेसिंग। अब ये ऐसे जर्नल हैं कि इनमें अगर हम आर्टिकल लिखना चाहें, पब्लिश करना चाहें तो 1.5 साल 2 साल तो कहीं नहीं गए। प्रॉब्लम भी सॉलिड होनी चाहिए, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन भी इसकी अच्छी होनी चाहिए और कोई कंट्रीब्यूशन भी होना चाहिए। तो अगर इसका एक पेपर हम पब्लिश कर लें 2 साल में, 3 साल में, तो ये 10-20 पेपरों से ज़्यादा बेहतर है जो कि नॉर्मल से जर्नल्स के अंदर पब्लिश किए जाएँ। अब जब यहाँ पे आप पब्लिश करेंगे, अच्छे वेन्यूज़ में पब्लिश करेंगे, तो डेफिनेटली आप साइंटिफिक कम्युनिटी जो इलीट है दुनिया भर की, वो आपको मानेगी भी, वो आपको फिर अपने पास पोजीशंस भी देगी। तो इस तरीके से जो है ना आप आगे बढ़ें। अब टाइम मैनेजमेंट के जो आपने प्रिसाइज सवाल है, उसके लिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि देखें, अपनी ज़िंदगी को एक शेड्यूल के मुताबिक लेके आएँ। सुबह सुबह जल्दी उठें। हम तो मुसलमान हैं, तो अगर हम सूरह यासीन पढ़ लेंगे तो सूरह यासीन पढ़ने में वादा है कि दिन भर में बरकत आ जाती है और हमारे जो थॉट्स हैं वो भी पॉजिटिव हो जाते हैं, और जो नेगेटिव चीज़ें हैं जिससे हम डिस्ट्रैक्ट हों उससे हम बचें। कोशिश ये करें कि लंबे स्लॉट्स दें, जैसे सुबह उठे, नाश्ता करने के बाद, अच्छी कुरान पाक पढ़ने के बाद, नमाज वगैरह से फारिग होने के बाद 3-4 घंटे की एक स्लॉट लगाएं जिसमें हम दुनिया से कटे हों और सिर्फ अपनी प्योर रिसर्च को टाइम दे रहे हों, टेक्निकल रिसर्च को। फिर 1 घंटे का गैप ले लें, खा लें, पी लें, मीडिया पे जाके चेक कर लें, कोई ईमेल आई है, कोई कुछ आया है, फिर दोबारा से एक स्लॉट हो। तो इस तरीके से हम अपने आप को ऑर्गेनाइज करें। बीच में अगर हम एक रिसर्च प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं और साथ में मोबाइल रखा हुआ है और हर 2 मिनट बाद हम स्टेटस को अपडेट कर रहे हैं या रिप्लाई कर रहे हैं, तो फिर हम फोकस होकर काम नहीं कर सकेंगे। ओके, दैट्स ट्रू। ओके, तो सर इसी सिलसिले में फिर एक और क्वेश्चन मेरा ये है कि हाउ डू यू सेलेक्ट पब्लिकेशन आपने कहाँ करनी है? ठीक है, मतलब उसमें जर्नल्स में करनी चाहिए या कॉन्फ्रेंस में करनी चाहिए, तो दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट वेदर इट शुड बी अ कॉन्फ्रेंस पेपर और अ जर्नल पेपर। जी, ये हमारे पास जिस तरह रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं, पाकिस्तान में अगर हम टेलीकम्युनिकेशन की बात करें तो PTA, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि टेलीकम्युनिकेशन को रेगुलेट करती है। इसी तरीके से अगर हम मीडिया की बात करें तो पैमरा है जो मीडिया को, चैनल्स को लाइसेंस देता है, उनको रेगुलेट करता है कौन से प्रोग्राम ऑन एयर होने चाहिए, ऑफ एयर होने चाहिए। इसी तरीके से भी इंटरनेशनल साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर एक एज अ रेगुलेटरी बॉडी एक कंसिडर की जाती है। उसको हम एज सच रेगुलेटरी बॉडी तो नहीं कहेंगे, मगर वो रोल ये अदा करती है कि आपकी जो है ना जर्नल्स की रैंकिंग इशू करती है और जो है ना बताती है कि कौन से जर्नल अच्छी जगह इंडेक्स हैं, तो उसको इंडेक्सेशन कहते हैं। और वो करती है क्लैरीवैट वेब ऑफ साइंस। तो उन्होंने साइंस के 21 शोबों को लिया हुआ है, 21 जितने साइंस के शोबे हैं, और हर शोबे की एक रैंकिंग जारी करते हैं हर साल वो, जिसको JCR जर्नल साइटेशन रिपोर्ट कहते हैं। तो आप किसी भी शोबे में आप काम कर रहे हैं, अगर आप
फिजिक्स में काम कर रहे हैं, बायोलॉजी में काम कर रहे हैं, केमिस्ट्री में काम कर रहे हैं, सोशल साइंसेस में काम कर रहे हैं, अपने शोबे से मुतालिक JCR की जनरल साइटेशन रिपोर्ट की वो लिस्ट निकाल लें। उसमें आपके दुनिया भर के जितने भी साइंटिफिक जर्नल्स हैं उनकी एक लिस्ट आ जाएगी रैंकिंग वाइज। तो कोशिश ये करें कि आप उन जर्नल्स के अंदर टॉप 10 या टॉप 20 के अंदर अपना काम पब्लिश करें, उन्हीं को ज़्यादातर पढ़ें। तो इससे आपकी जो है ना ग्रोथ भी होगी साइंटिफिक, और साइंटिफिक दुनिया आपको तस्लीम भी करेगी। अच्छा, ये तो जर्नल्स के हिसाब से हो गया। अब बास साइंस के एरियाज़ के अंदर कॉन्फ्रेंसेस को ज़्यादा अहमियत होती है। मिसाल के तौर पर कुछ ऐसे कंप्यूटर साइंस के शोबे हैं जिसमें कॉन्फ्रेंसेस ज़्यादा इम्पैक्ट रखती हैं, तो हमने उसके लिए फिर कोर रैंकिंग है ऑस्ट्रेलिया की, इसके अलावा दूसरी रैंकिंग है, तो कॉन्फ्रेंसेस की वो रैंकिंग के हिसाब से हम जो टॉप A स्टार या A रैंक कॉन्फ्रेंसेस है वहाँ पे हम पब्लिश करें। तो हम अपने शोबे को देखें, हमारे शोबे के अंदर ज़्यादा अहमियत किसको दी जाती है, हम मालूम करें। अगर कॉन्फ्रेंसेस को दी जाती है तो टॉप कॉन्फ्रेंसेस को हम टारगेट करें और उनकी रैंकिंग निकालें। अगर जर्नल्स को इंपॉर्टेंस दी जाती है तो जर्नल्स की हम रैंकिंग निकाल के वहाँ पे पब्लिश करें। और उसके लिए जर्नल्स के लिए क्लैरीवेट जर्नल साइटेशन रिपोर्ट एक क्राइटेरिया है, एक रैंकिंग है जिसको हम फॉलो कर सकते हैं। इसके मुकाबले में हमारे पास HEC हायर एजुकेशन कमीशन भी एक रैंकिंग देती है, तो वो बेसिकली स्कोपस की और JCR की रैंकिंग को ही रीयूज़ करती है। मगर पाकिस्तान में जितने 200-250 जर्नल्स हैं उनको भी सिस्टम में लाने के लिए उन्होंने अपनी ये नई रैंकिंग इशू की है। तो मसला ये है कि जो पाकिस्तान के जो जर्नल्स हैं ना, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी से निकलते हों या ऑटोनोमस बॉडी से निकलते हों, उनकी इंटरनेशनल कोई साइंटिफिक वर्थ नहीं है। तो जब आप इंटरनेशनल वर्थ नहीं है तो आप इंडिजीनियसली एक जर्नल चला रहे हैं जिसमें आप रिसर्च आर्टिकल पब्लिश करते हैं और लोगों को HEC ने क्राइटेरिया बनाया है कि एक आर्टिकल आपने पब्लिश कर लिया WXYZ कैटेगरी का, तो उसको PhD की डिग्री दे दी जाएगी। तो PhD की डिग्री दे के PhD तो आप प्रोड्यूस कर लेंगे, मगर जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है, साइंटिफिक कैपेसिटी है, वो उसकी इंटरनेशनल लेवल की नहीं हो सकेगी। तो इस वास्ते हमें वही स्टैंडर्ड्स फॉलो करने चाहिए जो इंटरनेशनल दुनिया फॉलो करती है साइंस के अंदर, उन्हीं रैंकिंग को फॉलो करना चाहिए जो इंटरनेशनल दुनिया करती है। अगर इंटरनेशनल दुनिया नेचर जर्नल को, द लैंसेट जर्नल को टॉप जर्नल मान रही है, तो हम भी कोशिश करें कि यार हम भी उसको ही माने, बजाय इसके कि हम कॉम्प्रोमाइज़ होके अपनी रैंकिंग दें और जो इंटरनेशनल दुनिया मशरिक पे जा रही है हम मगरिब पे जाएं, और तो इससे हमारा मुल्क साइंसी तौर पे तरक्की नहीं कर सकेगा। बिल्कुल ट्रू, नो डाउट अबाउट दैट। जी उस्मान। अच्छा सर, ये बताएं कि लाइक जो रिसर्च एरिया है, स्टार्टिंग लाइक अगर PhD स्टूडेंट है, फ्रेश है, तो रिसर्च एरिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सम हाउ अगर आप देखेंगे आप लाइक कुछ ऐसी चीज़ पे काम कर रहे हैं जो कुछ टाइम के बाद मतलब कह ले कि वो मतलब इतना नहीं रहता कि उस पर फिर आपका इम्पैक्ट पड़ता है जॉब वाइज, फिर उसके आप पर इम्पैक्ट पड़ता है कि आपके करियर वाइज, तो वो कैसे सिलेक्शन करते हैं आप? फ्यूचर पर्सपेक्टिव कैसे देखते हैं? आपको कैसे फील होता है कि यार ये रिसर्च गोना बूम इन सम डे, सम इयर्स और मे बी, तो वो आपकी कैसे सिलेक्शन होती है? देखिए, सबसे पहले तो आप रिसर्च एरिया सेलेक्ट करने के लिए आपकी फाउंडेशंस होनी ज़रूरी हैं। मिसाल के तौर पे मैं अगर कंप्यूटर साइंस पे, रोबोटिक्स पे काम कर रहा हूँ या फिजिक्स के किसी टॉपिक पे काम कर रहा हूँ और फिर मैं देखूँ कि बायोलॉजी में जो है ना वैक्सीन से बड़ा काम हो रहा है, उस तरफ शिफ्ट हो जाऊँ, तो ये तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। मैं जिस बड़े डोमेन के अंदर ही हूँ, अगर कंप्यूटर साइंस के अंदर हूँ, तो अब मैं अगर रोबोटिक्स पे काम कर रहा हूँ और मैं कहूँ नहीं मैं रोबोटिक्स से शिफ्ट होकर नेटवर्किंग पे आऊँगा, तो उसके लिए लाजमी है कि मेरी एक्सपर्टीज़ भी होनी चाहिए, वरना मुझे टाइम लगेगा 3-4 साल 5 साल अपनी एक्सपर्टीज़ डेवलप करने के लिए नेटवर्किंग के अंदर। तो सबसे पहले रिसर्च एरिया डिटरमाइन करने के लिए मुझे ज़रूरी है कि मैं अपना सेल्फ असेसमेंट करूं और देखूं कि मेरी प्रोग्रामिंग कैसी है, मेरी रीडिंग हैबिट कैसी है, मैंने कितनी नॉलेज गेन की है, कितने स्किल्स डेवलप किए हैं अपने इस एरिया में, और जिस एरिया में मैंने स्किल्स डेवलप किए उसी में फोकस करूँ, उसी में आगे कंटिन्यू करूँ, अपना एरिया चेंज ना करूँ। ठीक है, ये ना देखूँ कि यार मिसाल के तौर पे अभी मेटावर्स पे बहुत ज़्यादा काम होना शुरू हो गया है तो मैं रोबोटिक्स से स्विच होकर मेटावर्स पे आ जाऊँ, नहीं, ऐसा ना करूँ, बल्कि अपने रोबोटिक्स के एरिया के अंदर ही, क्योंकि मैंने पिछले कई साल उस पर लगाए हैं, तो उसी में ही प्रॉब्लम ढूंढूँ। और प्रॉब्लम मैं कैसे ढूंढूंगा? मैं कोई लेटेस्ट कॉन्फ्रेंस रोबोटिक्स पे या जर्नल ट्रांजैक्शन रोबोटिक्स पे वो निकालूं और देखूं कि उनमें रीसेंट प्रॉब्लम कौन सी एड्रेस हो रही है और उसमें फ्लॉज निकालूं उस रीसेंट रिसर्च के अंदर। क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है फ्लॉ निकालना एग्जिस्टिंग रिसर्च, स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्च के अंदर। एक MIT के प्रोफेसर ने या ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर ने एक रिसर्च की भी है और ट्रांजैक्शन में छापी हुई है। अब मैं उसको बैठ के सोचूं, उसमें फ्लॉ निकालूं और फिर उसका सोल्यूशन प्रपोज करूं, उसको फर्दर इंप्रूव करूं, तो ये असल रिसर्च होगी। इस वास्ते ज़रूरत है फोकस की,
अपने एरिया पे फोकस करके उसी में आगे जाने की, बार बार स्विच हम ना करें। और ये भी ना देखें कि यार जो फैंसी टर्म्स चल रही हैं मार्केट के अंदर उससे इम्पैक्ट लें और अपनी डायरेक्शन को चेंज करें, नहीं। क्योंकि मैं इसको एक मिसाल के ज़रिए से समझाता हूँ। जो रिसर्च होती है ना, रिसर्च प्रॉब्लम्स, वो 3 तरह की होती है। एक इमीडिएट होती है, जो इस वक्त माशरे को ज़रूरत होती है, इंडस्ट्री को ज़रूरत होती है, तो आप उस नीड को देखते हैं, उसके हिसाब से अपनी रिसर्च करते हैं। और एक ये मिड टर्म रिसर्च, 10 साल बाद 20 साल बाद जो चीज़ें आएंगी आप उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर रहे होते हैं। और एक होती है फंडामेंटल रिसर्च, बेसिक रिसर्च, जो कि 50 साल बाद 100 साल बाद आएगी। तो ये तीनों काइंड ऑफ रिसर्चर्स और साइंटिस्ट ये सही हैं। अब आपने ये देखना है कि यार मेरी एक्सपर्टीज़ किस में है। अगर मेरी फाउंडेशनल या बेसिक साइंस के अंदर मेरी नॉलेज है तो फिर मैं बेसिक तरफ जाऊँ, मगर फिर उसके अंदर आपको फ़ौरन रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। उसमें तो फिर आप थ्योरीज पेश करते हैं, उसमें तो इंटेलेक्चुअल काम करते हैं, उसमें आपको फ़ौरन रिवॉर्ड नहीं मिलता। और अगर आप फ़ौरन रिवॉर्ड चाहते हैं, ऐसी प्रॉब्लम को एड्रेस करना चाहते हैं, जैसे जो 5G है, आप 6G पे काम करना चाहते हैं, तो आपको फ़ौरन उसकी आउटपुट नज़र आ जाएगी। तो ये आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है, आपके एक्सपर्टीज़ पे डिपेंड करता है, और आपके कॉन्स्टेंट्स क्या हैं उन पे डिपेंड करता है। ऑसम, ठीक है। तो अब जैसे जो रिसर्चर्स होते हैं उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है यू डोंट गेट द कोलैबोरेशन, यू डोंट गेट द सपोर्ट दैट यू रिक्वायर फ्रॉम योर लैब मेंबर्स, इवन या इवन सुपरवाइजर मे बी। तो व्हाट टू डू इन दैट केस? जी, ये एक डायलेमा है कि बाद मरतबा जो सुपरवाइजर्स होते हैं वो फीडबैक नहीं दे रहे होते। तो उसके लिए मायूस तो नहीं होना। उसके लिए यूनिवर्सिटी लेवल पे कमेटीज़ भी होती हैं, मगर उसमें फिर कन्फ्रंटेशन वाली बात हो जाती है। जब आप सुपरवाइज़र से कन्फ्रंटेशन करते हैं तो आपने कन्फ्रंटेशन नहीं करनी, आपने तो कोशिश ये करनी है कि अच्छी तरीके से काम करके अपनी डिग्री लें और आगे बढ़ें। तो उसके लिए कोशिश ये है कि आपको अगर सुपरवाइज़र असिस्ट नहीं कर रहे तो आप इंटरनल कमेटीज से बात करें, मगर ऐसे तरीके से बात करें कि उसमें आपका सुपरवाइज़र नाराज़ ना हो जाए। या आप देखें, पीएचडी बात होती है, कुछ हद तक इंडिपेंडेंट रिसर्च की भी बात होती है ना। आप अपने कोई सर्किल में कुछ लोग हों जो रिसर्चर्स हों, अच्छे रिसर्चर्स हों, उनसे डिस्कस कर लें। इस तरीके से कोई ना कोई सोल्यूशन निकल सकता है। यानी आप उससे फेडअप ना हो जाएं, उसको तर्क ना कर दें इस बुनियाद पे कि जो आपके सुपरवाइज़र आपसे कोऑपरेट नहीं कर रहे, आप सुपरवाइज़र चेंज भी कर सकते हैं आगे जाने के लिए। ओके जी। ओके। अच्छा सर, जो प्रॉब्लम फाइंडिंग टेक्निक्स हैं वो आप क्या फॉलो करते हैं? कि मतलब पहले आपने बताया कि कॉन्फ्रेंसेस या जर्नल्स में आप खुद ही होते हैं, इसके अलावा कुछ और भी है या इसी में कुछ आप ऐड करना चाहेंगे? यानी आप ये पूछना चाह रहे हैं कि जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो फाइंड कैसे की जाएगी? बेस्ट इन अ सेंस कि बेस्ट लाइक जो आपको लगेगा यार वाकई अगर इस पे होता है तो वो आपको हाईली साइटेशन की तरफ लेके जा सकता है इन अदर सेंस। देखें, बहुत सारी ऐसी रिसर्च है, अगर आप नोबेल प्राइज़ रिसर्च देखें तो वो हाईली साइटेड नहीं है। नोबेल प्राइज़ बहुत सारे ऐसे हैं, विनर्स हैं जो जिनके आर्टिकल्स, मिसाल के तौर पर अभी जो फाइज़र या बायोएनटेक का जो आर्टिकल छपे हैं नेचर के अंदर, वो इस वक्त हाईली साइटेड नहीं है, वो आइंदा 10 बाद हाईली साइटेड होंगे। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे डोमेन हैं जिनमें जो रिसर्चर्स और साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं वो हाईली साइटेड नहीं होती। तो वो आपके डिपेंड करता है आपके एरिया पे, आपका एरिया कौन सा है। तो इस वास्ते आपने ये नहीं देखना कि यार मेरी रिसर्च जो है हाईली साइटेड हो जाए, ये एक पैरामीटर है। असल में तो आपने ये देखना है कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो ऐसी हो जो जिसका सोसाइटी पे इम्पैक्ट हो और वो डायरेक्ट उससे उसको हल कर रही हो। और दूसरी बात ये है कि आपकी इनर सेटिस्फेक्शन हो कि मैं जिस रिसर्च प्रॉब्लम पे काम कर रहा हूँ, मेरा उसमें इंटरेस्ट है और मैं इससे साइंस को आगे तरक्की दे रहा हूँ, मैं नॉलेज क्रिएशन कर रहा हूँ। तो ये बुनियादी चीज़ है। और फिर ये जो आउटकम है ना, जैसे आपको कोई बेस्ट रिसर्चर अवार्ड मिल गया, हाईली साइटेड रिसर्चर अवार्ड मिल गया, नोबेल प्राइज़ मिल गया, ये सारी चीज़ें मिल गई, तो ये ये रिवॉर्ड है, ये सेकेंडरी चीज़ें हैं। इसी के झेल में मैं आपको एक बात शेयर करना चाहूँगा। देखें, हम कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान साइंस में बहुत पीछे है, तो अब उसको पाकिस्तान को साइंस में हम आगे कैसे लेके जाएंगे। तो हम देख लेते हैं, हमारे पास एक क्राइटेरिया है, नोबेल प्राइज़ विनर, नोबेल प्राइज़ एक क्राइटेरिया है। तो अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में मिसाल के तौर पे हम फिज़िक्स के अंदर नोबेल प्राइज़ लें या फिज़िक्स के अंदर पाकिस्तान तरक्की करे, तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि पिछले 15-20 सालों में जो फिज़िक्स के अंदर जिन फिज़िसिस्ट को नोबेल प्राइज़ मिला है उन्होंने कहाँ अपनी रिसर्च छापी है, या उनको जो नोबेल प्राइज़ मिला है, नोबेल प्राइज़ की वेबसाइट पे आप चले जाएं, उसमें नोबेल फाउंडेशन की, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि इस रिसर्च की बुनियाद पे हमने इनको नोबेल प्राइज़ दिया है। हम देखें वो उन्होंने कौन से वेन्यूज़ में छापा है। तो मैं आपको एक हैरानकुन बात बताऊं
कि 50% यानी अगर पिछले 15 साल के नोबेल प्राइज विनर्स फिजिक्स में आप निकालें तो उनमें से 50% लोगों ने 4 बड़े फिजिक्स के जर्नल्स के अंदर अपने पब्लिकेशंस यानी अपनी रिसर्च छापी है। तो अब अगर मैं फिजिक्स के अंदर काम कर रहा हूँ और एक अच्छी रिसर्च करना चाहता हूँ और ऐसी रिसर्च करना चाहता हूँ जिसमें मुझे नोबेल प्राइज़ मिल जाए, तो उसके लिए मैं कोशिश ये करूँ कि उन 4 जर्नल्स के अंदर जो रिसर्च प्रॉब्लम्स एड्रेस हुई हैं उनको पढूं, अपने स्पेसिफिक टॉपिक से देखूं कि वो कैसे अपनी रिसर्च को पेश करते हैं जिसकी बिना पे उनको नोबेल प्राइज़ मिल गया। इसी तरीके से केमिस्ट्री के अंदर, बायोलॉजी के अंदर अपने शोबे के मुताबिक नोबेल प्राइज़ को विनर्स को आइडेंटिफाई करूं, फिर उन जैसी रिसर्च को पहले पढूं तो सही। जब मैं पढ़ूंगा तो मेरी कैपेसिटी डेवलप होगी ना, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट स्टेप पे आऊँगा। अब हमारा अलमिया ये है कि हम रिसर्च करना चाहते हैं व्हाट्सअप देख के या फेसबुक देख के, हम साइंटिफिक लिटरेचर को पढ़ते ही नहीं हैं। ये क्रिप्टो करेंसी के हवाले से जो हमने सारी बात की, तो जो हाइप क्रिएट है वो सोशल मीडिया की वजह से क्रिएट है। अगर आप जाके क्रिप्टो करेंसी से मुताल्लिक बेसिक रिसर्च पेपर्स पढ़ लें तो आपको ब्लैक एंड वाइट की तरह क्लियर हो जाएगा कि ये क्या चीज़ है और इकोनॉमिस्ट और कंप्यूटर साइंटिस्ट इसके बारे में क्या कहते हैं। तो हमारी दूरी है जो असल अच्छा मटेरियल है उससे पढ़ने। तो अगर किसी भी शोबे के अंदर हम पाकिस्तान के अंदर तरक्की करना चाहते हैं साइंस के अंदर, तो उस शोबे से मुताल्लिक जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की रिसर्च है उसको पढ़ें। उससे फिर हमें ये सेंस आएगा कि हम कौन सी रिसर्च प्रॉब्लम को डील करें, और फिर उसके बाद हम सोचेंगे कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या होने चाहिए। पहले तो हमें पता होना कि हमें करना क्या है, उसके बाद हम रिसोर्सेज के बारे में सोचेंगे। रिसोर्सेज के अंदर इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं, रिसोर्सेज के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, रिसोर्सेज के अंदर पॉलिसीज़ भी हैं। मगर हम पहले स्टेप पे ही अगर हमारी बुनियाद सही नहीं होगी तो फिर हम डिटरमाइन भी नहीं कर पाएंगे कि हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं। ट्रू ट्रू। यानी कि कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको पहले प्रॉपर उस टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आपका एक आइडिया होगा। और मेरे ख्याल में आप मल्टीपल टॉपिक्स को पढ़ें ताकि आपको आइडिया हो कि आपका इंटरेस्ट या आपकी इंक्लाइनेशन किस तरफ है, एंड देन यू पिक अप समथिंग एंड देन यू नो स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। कि अगर इफ इट हैजंट डॉन्ड अपॉन यू, मतलब एक तो होता है ना कि इंसान को एकदम से ख्याल आ जाता है कि मैंने करना ही ये है, दिस इज व्हाट माय इनर कॉलिंग इज। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो जो भी स्टूडेंट्स हमें सुन रहे हैं, जो मैंने डॉक्टर मुबश्शिर की बात से पिक किया कि आप पढ़ें, आप ट्राई करें डिफरेंट चीजें, डिफरेंट लिटरेचर, डिफरेंट टॉपिक्स, सो दैट यू कैन फाइंड आउट दैट व्हाट यू रियली वांट टू वर्क अबाउट, व्हाट यू आर पैशनेट अबाउट। अच्छा, तो हम अपनी लर्निंग स्किल्स को कैसे इस तरह से, हाउ कैन वी इम्प्रूव देम सो दैट वी नो दैट ओके फाइन दिस इज व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू इन लाइफ, दिस इज व्हाट वी हैव टू रिसर्च अबाउट। ये हम कैसे कर सकते हैं अपनी लर्निंग स्किल्स के ऊपर काम, उनको बेहतर कैसे कर सकते हैं? जी, लर्निंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए मैं चूँकि साइंटिफिक पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए हम रिसर्च मेथडोलॉजीज़ को देखेंगे। अगर हम एक पर्टिकुलर साइंस के शोबे में काम कर रहे हैं तो हमने देखना है कि जो साइंटिफिक लिटरेचर है उसमें जो रिसर्च मेथडोलॉजीज़ यूज़ की गई हैं, उसमें जो टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की गई हैं वो कौन कौन सी हैं, कैसे किसी साइंटिफिक आर्गूमेंट को वैलिडेट किया जाता है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, और फिर हम उन टेक्नोलॉजीज़ को जो है ना एक्वायर करने की कोशिश करें। अब मिसाल के तौर पे अगर हम वैक्सीन से मुतालिक रिसर्च लें, तो जब हम नेचर के या द लैंसेट के वो आर्टिकल्स पढ़ेंगे अच्छे, तो हमें पता चलेगा कि इसके लिए तो हमें बस ये इक्विपमेंट होना चाहिए, इसके लिए तो हमारे पास ये रिसोर्सेज होनी चाहिए, और फिर ये प्रॉब्लम के लिए हम एक्सपेरिमेंटेशन ऐसे करेंगे, हमें चीज़ें पता चलेंगी। फिर हम एनालाइज कर सकेंगे कि यार हमारे पास तो, या हमें मैथमेटिक्स इस लेवल की आनी चाहिए, तो फिर हम एनालाइज करेंगे कि यार मुझे मैथमेटिक्स तो नहीं आती, मुझे तो अपनी मैथमेटिक्स इंप्रूव करनी चाहिए, या मुझे साइंटिफिक मैथोलॉजी ये वाली करनी नहीं आती कि क्वेश्चनियर कैसे बनाया जाए, या वैलिडेट कैसे किया जाए, या सिनारियो कैसे क्रिएट किया जाए, इम्प्लीमेंटेशन कैसे की जाए। तो फिर मैं वो पहले समझूंगा, गैप आइडेंटिफाई करूंगा अपनी लर्निंग के अंदर, और फिर उसको ओवरकम करने की कोशिश करूंगा, और ये टाइम लेता है। मिसाल के तौर पे मिसाल दे देता हूँ, IEEE ट्रांजैक्शंस ऑन रोबोटिक्स की, या ट्रांजैक्शन ऑन इमेज प्रोसेसिंग। अब उसके अंदर हम एक प्रॉब्लम हमने देखी जिसको एक पर्टिकुलर मिसाल के तौर रैंडम मैट्रिक्स थ्योरी के ज़रिए से सॉल्व किया जा रहा है, या ऑप्टिमाइजेशन के ज़रिए से सॉल्व किया जा रहा है। तो अब ये मेरी खाम ख्याली होगी कि मैं रैंडम मैट्रिक्स थ्योरी ना सीखूं या ऑप्टिमाइजेशन ना सीखूं और उस लेवल की रिसर्च कर लूँ। मुझे पहले साल, 2 साल, 4 साल लगा के वो चीज़ मैथमेटिकल चीज़ें समझनी पड़ेंगी, या गेम थ्योरी समझनी पड़ेगी, फिर जाके मैं उस चीज़ों को फॉर्मुलेट करूँगा और फिर उस लेवल की जो है ना रिसर्च प्रोड्यूस कर सकूँगा। तो लर्निंग यानी शॉर्टकट नहीं है कि मैं टिकटॉक की वीडियोस बना के बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन जाऊंगा मैं, या जो है ना इस तरह के काम करके। रिसर्च एक बहुत ही सीरियस चीज़ है, इसके लिए हमें टाइम लगाना पड़ता है। और अगर दुनिया से मुकाबला करना है तो हमारा मुकाबला तो डेवलप्ड वर्ल्ड्स के साथ है, वो तो बहुत आगे हैं, उनकी तो फंडामेंटल नॉलेज भी बहुत ज़्यादा है,
तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो यानी कि there is no shortcut. Whoever who is listening, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि बस कुछ कर दें, उससे करवा लें, जैसे आप कह रहे थे, लेकिन there is no shortcut to it. तो और दूसरा ये कि मुझे सर की बात से यहाँ मैं एक और चीज़ से करूँगी कि आप अपने आप को evaluate करना आपको आता हो. कुछ लोगों को अपनी खामियां ही नहीं नजर आती, so that's also one of the problems. So you need to be very careful about it and honest about it. जी उस्मान. तो अच्छा सर, लास्ट में ये बताएं कि लाइक बुक राइटिंग भी, लाइक आपने काफ़ी बुक्स वगैरह भी लिखी हैं साइंटिफिकली, बस स्टार्टिंग फ्रॉम आई थिंक चैप्टर्स और इस तरह से, तो मुझे ये बताएं कि लाइक क्या स्ट्रेटजी रहती है, आप कैसे कंपाइल करते हैं, या एडिटर आपको कहता है कि यार लाइक यू आर इनवाइटेड टू राइट अ बुक और समथिंग, और या खुद से आपको होता है कि यार मैंने अगर ये रिसर्च कर दी है तो मैं इस पे बुक लिखूं, तो क्या आप कैसे कंपाइल करते हैं? देखिए, बुक दो तरह की होती हैं, एक होती है ऑथर्ड बुक और एक होती है एडिटेड बुक। ऑथर्ड बुक ये है कि पूरी बुक आप खुद लिखते हैं या आपके साथ एक को ऑथर होता है जो पूरी बुक लिखता है, और एडिटेड बुक वो होती है जिसमें आप एज एडिटर के तौर पे काम करते हैं और उस टॉपिक पे एक्सपर्ट होते हैं और आप पूरी दुनिया के रिसर्चर्स से कहते हैं कि आप उसमें चैप्टर लिखें और फिर एक बुक कंपाइल कर लेते हैं। तो मुझे दोनों तरह की बुक्स लिखने का मौका मिला है और मैंने लिखी भी हैं। तो ऑथर्ड बुक तो बहुत चैलेंजिंग है क्योंकि आप उसमें पूरी एक बुक लिखना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ाते हैं, C++ या जावा, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप ये करेंगे कि आपने कितने अरसे तक उसको पढ़ाया है, और फिर मार्केट में तो बहुत सारी C++ और जावा की बुक्स मौजूद हैं, तो एक नई बुक की क्या ज़रूरत होगी। तो पहले वो ज़रूरत यानी फाइंड करनी पड़ेगी, और फिर उसके बाद आप एक प्रपोजल लिखेंगे 2 पेज का कि भाई मैं एक जावा पे एक नई बुक लिखना चाहता हूँ, इसमें पुरानी बुक से ये नई चीज़ें होंगी, इसमें पेडागोजिकल मटेरियल डिफरेंट होंगे, इसमें एक्सरसाइजेज डिफरेंट होंगी जो पहले नहीं होती थी, या इसमें स्टूडेंट्स को बिल्कुल इंटरेक्टिव वे में उनके प्रोग्रामिंग स्किल्स को बढ़ाया जाएगा। कोई इस तरह की चीज़ आप पहले फाइंड आउट करेंगे गैप, और फिर आप अपना बुक प्रपोजल फ्लोट करेंगे पब्लिशर को। अब पब्लिशर अगर अच्छा होगा, जैसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस है, वाइली है, स्प्रिंगर है, तो ये टॉप क्लास के पब्लिशर्स हैं, तो ये इतनी आराम से आपके जो बुक प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो तो ये देखेंगे कि भाई आपकी साइंटिफिक वर्थ क्या है, क्या साइंटिफिक दुनिया में आप एज अ टीचर, एज अ साइंटिस्ट रिकॉग्नाइज भी हो कि नहीं हो। अगर तो हो तो फिर वो आपके प्रपोजल को घास भी डालेंगे। लेट्स से आपने अपना नाम इस्टेब्लिश किया हुआ है, फिर जब आप ये प्रपोजल लिखेंगे तो बाकायदा उसकी इवैल्यूएशन होगी। वो उसकी साइंटिफिकली इवैल्यूएशन के साथ साथ उसकी इकोनॉमिक इवैल्यूएशन भी करेंगे, इसकी टारगेट ऑडियंस क्या होगी, कौन लोग उसको पढ़ेंगे, और बिजनेस के हिसाब से उस पब्लिशर को क्या फ़ायदा होगा। तो ये सारी इवैल्यूएशन करने के बाद वो फाइनली आपका अगर प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर आपको 1 से 2 साल दिए जाएंगे, आप उसमें पूरी बुक लिखेंगे और फिर उनको जमा कराएंगे, फिर उसको रिव्यू करेंगे और फाइनली फिर वो बुक पब्लिश होगी। या ये भी हो सकता है कि आपने 8-10 साल टीचिंग की है और 8-10 साल से आपने बुक ऑलरेडी तैयार कर लिए और फिर आप उसको फ्लोट कर दें, तो वो भी उसको एवेलुएट करेंगे। और तो कहने का मकसद ये है कि बुक एक ऑथर्ड बुक लिखना बहुत ही मुश्किल काम है, और एक अच्छे पब्लिशर से पब्लिश करवाना ये आपकी साइंटिफिक क्रेडिबिलिटी को 4 चांद लगा देती है। जहाँ तक एडिटेड बुक का ताल्लुक है, तो एडिटेड बुक के अंदर जैसे मैंने बताया कि आप खुद पूरी बुक नहीं लिख रहे होते, बल्कि आप मुख्तलिफ इंटरनेशनल रिसर्चर से उसके चैप्टर्स लिखवा रहे होते हैं। तो उसमें भी पब्लिशर अगर अच्छा होगा तो वो हर एक बंदे को एडिटर नहीं बनने देगा, उसके लिए उसकी साइंटिफिक क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, इंटरनेशनल रेपुटेशन होनी चाहिए, और फिर आप उस टॉपिक पे जो है ना एक बुक कंपाइल करेंगे, और वो कंपैरेटिवली इजी टास्क होता है ऑथर्ड बुक के मुकाबले में। ठीक है सर, वैसे कितना एक्सपीरियंस चाहिए होता है बुक लिखने के लिए? मतलब एटलीस्ट आपने कितने इयर्स पढ़ाया हो या कितना आपने स्टडी किया हो एक सर्टेन डोमेन को ऑन एवरेज? वैसे तो ये वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। देखिए, अगर आप साइंटिफिक बुक लिख रहे हैं तो उसके लिए तो आपके पास काफ़ी एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप उस एरिया में न सिर्फ ये कि टीचिंग कर रहे हों बल्कि रिसर्च भी कर रहे हों, और आपके पास राइटिंग स्किल्स भी होने चाहिए। और प्री पब्लिशर पे डिपेंड करता है, कुछ ऐसे प्रीडेटरी पब्लिशर मौजूद हैं, आप उनको कोई भी मटेरियल दें वो आपकी बुक छाप देंगे, मगर वो प्रीडेटरी पब्लिशर है, उनकी कोई साइंटिफिक वर्थ नहीं है। अगर आप कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस में छापना चाहते हैं, या वाइली में छापना चाहते हैं, या स्प्रिंगर में छापना चाहते हैं, तो वहाँ पे तो फिर आपकी कोई एक वर्थ होनी चाहिए, आपका जो कंटेंट है वो अच्छा होना चाहिए। उसके लिए तो सालों साल लगते हैं। तो बुक लिखना मतलब 10 to 15 years at least एवरेज इतना टाइम नहीं। अगर आप एक वेल एस्टेब्लिश प्रोफेसर हैं और यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं काफ़ी अरसे से, और आपके जहन में एक आइडिया आया है, तो 2 से 3 साल का आपको अर्सा लग जाता है एक बुक के अंदर। पूरा एक प्रोजेक्ट बनता है, ये पूरा एक प्रोजेक्ट है, डेडिकेटेड होता है। अच्छा, तो फिर आप ये देखते हैं कि यार मैं बुक पे 2-3 साल लगाऊं
या मैं कॉन्फ्रेंस पेपर छापूँ, या मैं जर्नल पेपर छापूँ, ठीक है, या मैं स्टूडेंट्स को PhD स्टूडेंट्स को सुपरवाइज करूँ, या मैं प्रोजेक्ट प्रपोजल्स लिखूँ। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके इस डिसीजन को वो करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। तो 2 से 3 देखिए साल डॉक्टर मुबशिर, हाँ, जैसे आपकी तो इतनी एज नहीं है और माशाल्लाह आपने बुक्स दोनों लिखी हैं, तो आपको अराउंड कितना टाइम लगा है? 2 से 3 साल? मुझे जो ऑथर्ड बुक है उसमें 2.5 से 3 साल लगे हैं। जो ब्लॉकचेन की बुक अच्छा, है, माशाल्लाह। यानी उस बुक को इटसेल्फ लिखने में नहीं लगे, मगर उससे पहले आपके पास बैकग्राउंड नॉलेज होनी चाहिए। आप टीचिंग कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर आप पूरा पीरियड 3 साल, आप 2.5 से 3 साल आप कह लें। अच्छा, और वो जो टीचिंग वाला था वो कितना हम अंदाजा रखें? जी, टीचिंग में अब ये था, अगर एक कोई वेल एस्टेब्लिश टॉपिक है, मिसाल के तौर पे कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और उसमें बहुत सारी बुक्स पहले से मौजूद हैं, तो फिर तो आपको नई बुक लिखना बहुत मुश्किल होगा। अब मैंने जो बुक लिखी है वो बेसिकली ब्लॉकचेन पे था और एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, और उस पर इतनी ज़्यादा बुक्स नहीं आई, तो ये मुझे एक एडवांटेज मिल गया। यानी आप इसकी वजह से मुझे कम टाइम में ये बुक पब्लिश हो गई। ओके ओके, जी उस्मान, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? यस, अच्छा सर, एक चीज़ और बता दें, लाइक राइटिंग है, चाहे पेपर है या जर्नल है या बुक है, तो उस पर इंग्लिश राइटिंग स्किल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए आप मतलब बता दें, कोई मैसेज दे दें या कि कैसे उसको इम्प्रूव किया जाए, क्योंकि आई थिंक पब्लिकेशन तभी ही एक्सेप्ट के चांसेस ज़्यादा होते हैं जब एटलीस्ट आपकी जो राइटिंग स्किल है वो हो अच्छी। वैसे सर ने एक मेंशन किया था कि अगर हम कुछ ऐसे पब्लिशर्स को दे दें जो करते हैं, लेकिन अगर वो ऑप्शन ना हो तो फिर कैसे हम कर सकते हैं? जी, इसके लिए सबसे पहली बात तो ये है कि 2 तरह के आपके पास मोड्स हैं राइटिंग के। एक मोड है आपके पास एजुकेशन एंड पब्लिक इंगेजमेंट, जिसके अंदर आप जो मासेस हैं, अवाम हैं, उसके लिए आप आर्टिकल्स लिख रहे होते हैं और कॉलम लिख रहे होते हैं, एडिटोरियल लिख रहे होते हैं, जैसे डॉन अखबार में आपने लिख लिया या जंग अखबार में लिख लिया, तो ये तो एडिटोरियल्स हैं। इसका जो राइटिंग स्टाइल होगा ये टोटली डिफरेंट होगा, और जो रिसर्च पेपर आप छाप रहे होंगे या कॉन्फ्रेंस पेपर, उसका जो राइटिंग स्टाइल होगा वो डिफरेंट होगा। तो इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि जितनी ज़्यादा आप रीडिंग करेंगे अच्छे आर्टिकल्स की, आप नेचर जर्नल, IEEE हो गया, एल्सेवियर हो गया, अच्छे अच्छे पब्लिशर्स के अच्छे अच्छे जो साइंटिस्ट हैं जो उसमें पब्लिश करते हैं, उनके आर्टिकल्स को पढ़ें। फिर आप क्या करेंगे, जो अपने टॉपिक है, अपना जो एरिया है, उसमें आप रिकॉग्नाइज कर लेंगे। एक पेपर आपके सामने आएगा, आप कहेंगे कि यार ये तो फला साइंटिस्ट ने लिखा है, यानी इतनी आपकी हैबिट बन जाती है आप उसके राइटिंग स्टाइल को देख के, तो फिर आप वही चीज़ें आपके अंदर आ जाती हैं कि यार मैंने इस तरीके से बात को शुरू करना है, इस तरीके से मैंने बैकग्राउंड बयान करना है। तो वो टाइम लगेगा, और फिर जब आप ये लिखते हैं और अच्छी जगह सबमिट करवाते हैं अपना काम, तो फिर आपके पेपर रिजेक्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं, और आपको फीडबैक भी बड़ा टेक्निकल मिलता है, राइटिंग में भी मिलता है और टेक्निकली कंट्रीब्यूशन पे भी मिलता है। तो उससे आपने घबराना नहीं है, उसको समझना है, उसको पॉजिटिव लेना है और फिर फर्दर इंप्रूव करना है। तो जितनी ज़्यादा, ये तो यानी रिसर्चर की तो पूरी ज़िंदगी इसी काम में है, तो आखिरी वक्त तक वो उसको इम्प्रूव करता रहेगा। बस चीज़ ये है कि हम अच्छे से अच्छे वेन्यू को आइडेंटिफाई करें, उसको पढ़ें और फिर उसी के मुताबिक अपने आप को जो है ना इम्प्रूव करने की कोशिश करें। एक्सेलेंट, बिल्कुल ठीक है। ओके, सो आई थिंक लाइक व्यूअर्स के लिए आपको काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, और सर ने काफ़ी जो है अच्छी आपको टिप्स भी बताए हैं और स्ट्रेटजी बताई है, तो हम सबको फॉलो करना चाहिए, इंक्लूडिंग मी एज अ रिसर्चर। तो thanks again sir, thanks for coming and enlightening us on this issue. और जी सादिया, आपको कुछ? जी, I would first of all say thank you. We are very lucky that we got a chance to meet Dr. Mubashir, और आप सभी बहुत लकी हैं जो आप इनको सुन रहे हैं, और इनसे बहुत सारी बातें जितनी तहम्मुल से, जितने अच्छे तरीके से, जितने eloquently the way he has explained things, I'm pretty much sure कि लोग इतने अच्छे तरीके से नहीं बताते। तो प्लीज़ फॉलो करें जो इनकी फील्ड के अंदर है, जो इन चीज़ों के ऊपर काम करना चाहता है, जो रिसर्च करना चाहता है। सो अपने बड़ों से सीखें, अपने बड़ों से नहीं सीखना तो एटलीस्ट उनसे सीखें जिनके पास एक्सपीरियंस है, जो डॉक्टर मुबशर की तरह के लोग हैं, बिकॉज दीज पीपल दे आर वर्किंग बट वी डोंट नो। तो हमारा देसी रॉन्डेवू का मकसद ये था कि इस तरह के आइकन्स जो हैं वो आपके सामने आए और आपको अंदाजा हो कि कितना काम हो रहा है, लोग कितना इंटेलेक्चुअली कितने आगे जा चुके हैं, और वो हम में से भी लोग आगे जा चुके हैं जो हमारे ही पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, और किस तरीके से वो डिफरेंट जगहों पे जब उनको सही अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो नाम रोशन करते हैं। आई वुड अगेन से कि डू सब्सक्राइब, और हमें बल्कि ज़रूर कमेंट्स में बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसी लगी। थैंक यू फ्रॉम माय साइड
And thank you, sir. Thank you very much for being with us, Dr. Mubashir. बहुत बहुत शुक्रिया सादिया आपका और उस्मान आपका कि आपने मुझे इनवाइट किया। मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती थी और मैं दुआ गो हूँ आप लोगों के लिए। अल्लाह पाक आपके प्लेटफॉर्म को और इस इनिशिएटिव को मज़ीद फले फुलाए और आप लोगों को खूब तरक्की दे। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। Thank you. ओके, वालेकुम अस्सलाम।